Hello everyone, welcome to my YouTube channel Artec Academy. This is the very first video on per unit system. कहता है कि why do we need per unit system? कहता है कि हमें पर यूनिट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? कहता है कि पावर सिस्टम जो है हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होता है, इसमें बहुत सारे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, हर का एक अपना अपना वोल्टेज लेवल होता है। कोई ट्रांसफार्मर हमारा 11 kV टू 33 kV का होता है, तो कोई हमारा जनरेटर जो है हमारा 360 kV के आसपास का होता है। कहता है कि अलग अलग जो वोल्टेज वेरिएशन है, इस कारण से अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि हमारा कितना कॉस्ट वगैरह आ रहा है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स कितना है, इस कारण से क्या तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इस कारण से कहता है कि हम एक ऐसा सिस्टम क्यों ना बनाएं जिससे हमें क्या सारा कैलकुलेशन करना हो, क्या हो हमारे लिए आसान हो। इसीलिए लाया गया है क्या पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम जो है क्या पावर सिस्टम में पढ़ने का एक टूल्स है जिससे हम क्या करते हैं किसी भी कैलकुलेशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। ठीक ना। तो सबसे पहले देखा जाए तो पावर सिस्टम जो है क्या, पावर सिस्टम एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें हम जनरेशन भी पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन भी पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, फिर इसका प्रोटेक्शन किया जाता है। प्रोटेक्शन के बाद जो है हमारा क्या किया जाता है, उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक ना। तो कहता है कि इतना सारा नेटवर्क, फिर ऊपर ये पूरा एक ओवरऑल पूरा कंट्री में फैला हुआ है, एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है। इस कारण से हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से जो हमारे जहाँ पावर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। सारा जो जितना भी हमारा पावर प्लांट है सबके एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। कहीं कोई और वोल्टेज लेवल पर काम कर रहा है, कहीं दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो कहीं और वोल्टेज लेवल पर काम कर रहा है। कह रहा है कि इस चीज को हमें प्रॉब्लम में आता है। कहता है कि हम जैसे सपोज एक सिंगल लाइन एक डायग्राम बना है पावर सिस्टम का, तो मान लेते हैं कि एक हमारा क्या है जनरेटिंग स्टेशन है। हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है हमारा क्या है एक जनरेटिंग स्टेशन है। ठीक है, ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन का अल्टरनेटर है। मान लेते हैं इसका जो रेटिंग है वो क्या है 360 kV, और ये काम कर रहा है किस पर 11 kV पर। फिर यहाँ के बाद से हम क्या करते हैं एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ये ट्रांसफार्मर जो है आपका क्या करता है 11 kV को 121 kV पर क्या करता है स्टेप अप कर देता है, जैसा कि आपको पता है। फिर 11 kV के बाद जो है हमारा क्या एक ट्रांसमिशन लाइन आता है। 11 kV के बाद हम पावर को क्या करेंगे ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसमिट कर देंगे। फिर हमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो फिर से हम वहाँ पर एक क्या करेंगे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे। मान लेते हैं ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारा जो 121 kV से जो है हमारा वापस लेकर के आ गया किस पर 11 kV पर। हमें आपको एक सिंपल सा एक रफ डायग्राम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको 121 kV आपको मतलब स्टेप अप करके दिया जाता है, ये तो बहुत ज़्यादा 760 kV तक पहुँचा देता है। तो हम आपको सिर्फ एक रफ डायग्राम देख रहे हैं, इसको सिंगल लाइन डायग्राम भी बोलते हैं। तो 121 kV के बाद हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। फिर यहाँ के बाद से हमारा जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो हमें क्या था बस बार है, यहाँ पर हमारा क्या अलग अलग एरिया में जो क्या था फीड किए जाते हैं। फिर इसी में से हमारा एक और छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है 440 या 220 वोल्ट का, जिसका पावर जो है हमें मेरे पास आता है, मेरे घर में आता है। फिर यहाँ के बाद से हमारा क्या लगा हुआ है एक लोड, जो घर में हम इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, ये इन जनरल किस पर होता है 220 वोल्ट पर होता है। तो अगर आप ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे वोल्टेज लेवल दिख रहे हैं। यहाँ पर 11 kV दिख रहा है, यहाँ पर 121 kV, फिर 121 11, ये 440 220। ठीक ना। अगर हमें कोई बोले कि अगर हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है कि कितना पावर ये जनरेट हुआ है, कितना पावर ये डिलीवर्ड हुआ, तो हमें देख रहे हैं कि आपको क्या बहुत सारे इक्वेशन बनने वाले हैं। पहले आप 11 kV के लिए सॉल्व करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करके 121 ले जाएंगे, फिर यहाँ पर पावर लॉस वगैरह निकालेंगे, फिर यहाँ के बाद से इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ के बाद से 220 वोल्ट पर, और फिर 220 वोल्ट के बाद फिर आपको लोड पर आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो ध्यान से इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। नेटवर्क थ्योरी में एक हमारा सिंगल लाइन एक मेश अगर बन रहा है तो हमें से उसमें एक इक्वेशन आता है, लेकिन आप इसमें ध्यान से देखिए इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा को सॉल्व ज्यादा का है तो सॉल्व करना उसके लिए प्रॉब्लम का काम आता है। इस कारण से क्या करते हैं सारे को हम क्या करते हैं एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, एक बेस वैल्यू लिया जाता है और उसी पर हम क्या करते हैं दूसरे को कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे लिए क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होता है आसान होता है। इसी के लिए हम यूज करते हैं कि इसको पर यूनिट सिस्टम का। कहता है कि पर यूनिट सिस्टम के हम फायदे की अगर हम बात करें कि क्या क्या उसका एडवांटेज है, एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट सिस्टम की अगर हम बात करें तो कहता है कि पर यूनिट सिस्टम जो है इसमें हमारा नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्वेशंस रिड्यूस्ड।
सबसे पहली बात, अगर बिना पर यूनिट सिस्टम के अगर बनाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर इसी को सॉल्व करना है तो हमें बहुत सारे इक्वेशन बनेगा, 4-5 इक्वेशन बनेगा, ये सिंपल सा है। लेकिन अगर पूरा रियल टाइम में आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है, जनरेटर है, इस कारण से जो नंबर ऑफ इक्वेशन है बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक ना। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, पर यूनिट सिस्टम दिया जाता है। पर यूनिट सिस्टम से लेने से क्या होता है, हमारा जो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। सबको हम एक बेस वैल्यू से हम क्या करते हैं, सबको कंपेयर करके हमें क्या फ्रैक्शन के टर्म में, एक सिंपल टर्म में निकालते हैं और हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। दूसरे फायदे की बात क्या है इसमें, कहते हैं कि आप इस बेस वैल्यू को आप ध्यान से देखें तो आपको हर जगह पर जो है यूनिट लिखना पड़ेगा। 11 के वोल्टेज है तो वोल्टेज लिखना पड़ेगा, करंट है तो एम्पियर रेटिंग लिखना पड़ेगा, हमारा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है तो VAR, पावर रेटिंग है तो VA, सारे का आपको यूनिट लिखना पड़ता है। फिर यूनिट का मिली माइक्रो वगैरह आ गया तो आपको क्या हो सकता है, उसमें फिर दिक्कत आ सकता है। कहता है कि उससे फायदे की बात क्या है कि हमारा जो ये पर यूनिट सिस्टम है, ये पर यूनिट सिस्टम हमारा यूनिट लेस होता है। हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ओम का यूनिट लिखने की जरूरत है, ना ही हमारा पावर, किसी भी तरीके का यूनिट लिखने की जरूरत है। ये जो है हमारा पर यूनिट सिस्टम जो है, ये क्या होता है, हमारा यूनिट लेस होता है। कोई भी यूनिट लिखने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक। यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस है तो हमारा क्या होगा, ये डायमेंशन लेस भी होगा। यूनिट लेस अगर है तो इसमें क्या, हमारा डायमेंशन भी नहीं होगा। फिर हमारा क्या होता है, इसका नंबर ऑफ इक्वेशन हो गया। तो कहता है कि अगर हम देखा जाए ध्यान से तो पर यूनिट सिस्टम क्या करता है, पर यूनिट सिस्टम को ध्यान से देखें तो कहता है कि पर यूनिट सिस्टम जो है क्या, मल्टी लेवल वोल्टेज सर्किटरी को, मल्टी लेवल वोल्टेज सर्किटरी, मल्टी लेवल वोल्टेज सर्किटरी को क्या करेगा, यह जो है सिंगल वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट कर देगा। सिंगल वोल्टेज लेवल में जो है ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसकी अच्छी बात है कि हम सबको क्या है, अलग अलग वैल्यू ना लेंगे। 11 के भी अगर हम अगर हमें 11 के भी पे कैलकुलेशन करना है, हमें 11 के भी को बेस वैल्यू मानेंगे और बाकी सब को हम इसी पे क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट कर दो, बताते हैं कि कैसे हम करते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, कुछ फायदे हैं किसका, पर यूनिट सिस्टम का। ठीक होता है कि अगर हम सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम हमारा जो दो तरीके का होता है। सिस्टम जो है हमारा क्या होता है, दो तरीके का। एक होता है हमारा क्या, एब्सोल्यूट सिस्टम, एक होता है हमारा क्या, एब्सोल्यूट सिस्टम, और दूसरा होता है क्या, हमारा पर यूनिट सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम और हमारा क्या होता है, पर यूनिट सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम की बात करें जिसमें हमारा क्या था, पूरा का पूरा हम यूनिट के साथ हम कैलकुलेशन करते हैं। वोल्टेज है तो वोल्ट लिखेंगे, करंट है तो करंट का यूनिट एम्पियर लिखेंगे। ये सब हमारा क्या होता है, एक्चुअल सिस्टम में आता है। पर यूनिट सिस्टम में हमारा क्या होता है कि सिर्फ दो ही हमारा आएगा, या तो बेस और वोल्टेज। हम सिर्फ दो को ही बेस मानेंगे, बाकी सारा कैलकुलेशन हम उसी पर कर लेंगे। और एक बात और छूट गया था इसमें कि एडवांटेज ऑफ पर यूनिट सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो है ट्रांसफार्मर की अगर बात किया जाए तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस और सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस दोनों क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो यानी कि रिएक्टेंसेज ऑन प्राइमरी साइड, रिएक्टेंसेज ऑन प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड विल बी सेम। हमें कोई भी रेसिस्टेंस या इम्पीडेंस को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम पर यूनिट सिस्टम से बनाते हैं तब, पर यूनिट सिस्टम से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें जो इम्पीडेंस सेकेंडरी साइड होता है उसको प्राइमरी साइड ले जाने की जरूरत नहीं, या प्राइमरी साइड का है तो उसे सेकेंडरी साइड ले जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक साइड ही रखिए, दोनों साइड का पर यूनिट में वैल्यू जो क्या होगा, सेम होगा। तो ये एक और फायदे की बात है। ट्रांसफार्मर है तो हमारे क्या फायदे की बात है। फिर ट्रांसमिशन लाइन अगर है तो इसका इम्पीडेंस आपको एक सिंगल एक इम्पीडेंस यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये कुछ एडवांटेज है पर यूनिट सिस्टम का। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि पर यूनिट सिस्टम जो है क्या है, इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। पर यूनिट सिस्टम जो है, पर यूनिट वैल्यू ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का अगर हमें पर यूनिट वैल्यू निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी।
ठीक ना। तो ये है तो हमारा क्या पर यूनिट वैल्यू का निकालने का फॉर्मूला, कि जिस अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का हमें पर यूनिट वैल्यू निकालना है तो वो एक्चुअल उसका वैल्यू कितना है और बेस वैल्यू हम कितना चूज किए हैं, इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज क्या होता है पर यूनिट वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। यानी कि अगर परसेंटेज में निकालना है तब परसेंटेज पर यूनिट, तो हम लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू 100। ये है हमारा किसमें परसेंटेज में। यानी कि परसेंटेज पर यूनिट अगर हमें निकालना है तो क्या होगा पर यूनिट इनटू 100%। ठीक है। पर यूनिट का जो मैग्नीट्यूड होता है, पर यूनिट का जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा बेस वैल्यू हम चूज किए हैं। पर आपका अगर आपका फ्रेंड कोई और बेस वैल्यू चूज किया है, आप कोई और बेस वैल्यू चूज किए हैं, तो आप दोनों का जो पर यूनिट जो वैल्यू होगा वो आपका डिफरेंट आएगा। हाँ, फाइनल आंसर आपका सेम आने वाला है, लेकिन पर यूनिट वैल्यू आप देखिएगा तो वो आपका जो क्या आएगा डिफरेंट आने वाला है। यानी कि पर यूनिट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि हम जो है कौन सा वैल्यू चूज किए हैं। पर यूनिट मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन बेस वैल्यू चूजन, हम कौन सा बेस वैल्यू चूज किए हैं इस पर डिपेंड करता है हमारा पर यूनिट वैल्यू। ठीक है। फिर हमारा सेकंड है हमारा क्या, पर यूनिट जो है हमारा क्या होता है यूनिटलेस होता है। ये तो हम बता ही चुके हैं, पर यूनिट जो है क्या होता है यूनिटलेस होता है। पर यूनिट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पर यूनिट का जो वैल्यू होगा अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये ग्रेटर देन 1 या स्मॉल देन 1 भी हो सकता है या इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा सबसे पहले, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1, ऑल आर पॉसिबल। तो ये था हमारा क्या पर यूनिट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। अब ध्यान से अगर हम देखें, मान लीजिए कि हमारे पास दो मशीन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो मशीन है। तो एक मशीन 1 जिसका जो लिखा हुआ है वो क्या है V1 और I1, दो रेटिंग लिखा हुआ है मान लेते हैं के लिए, सिर्फ जस्ट फॉर एग्जांपल V1 एंड I1। एक दूसरा मशीन हम लिख लेते हैं क्या, एक दूसरा मशीन अगर लिख लेते हैं क्या है वो मशीन 2, इसका जो लिखा हुआ है रेटिंग वो क्या है V2 और I2। ये हमारा दो मशीन अलग अलग उसको क्या लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों मशीन को कनेक्शन कर दिए हैं। अगर कुछ कैलकुलेशन करना है इसके लिए हमें क्या करना जरूरत है, हमें पर यूनिट सिस्टम का। हम एक एज्यूम करेंगे, ये बेस वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं लेट V बेस जो है वो हमारा क्या है V1 है और I बेस जो है हमारा क्या है I1 है। ये हम एज्यूम करें, आप चाहे तो इसको भी एज्यूम कर सकते हैं बेस वैल्यू, हम इसे एज्यूम किए हैं। अब निकालते हैं क्या V पर यूनिट, वोल्टेज पर यूनिट। तो क्या होता है हमारा एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। हम किसका निकाल रहे हैं पर यूनिट वैल्यू, पहले वाले मशीन का। पहले वाले मशीन का वोल्टेज पर यूनिट हमें निकालना है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारा V1 है और बेस वैल्यू क्या एज्यूम किए थे V1 का, दोनों का रेशियो क्या आ गया 1। उसी तरीके से अगर हमें निकालना है करंट पर यूनिट वैल्यू किसका 1 का, पहला ही फर्स्ट मशीन का ही है। तो क्या होता है हमारा एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू हमारा क्या है हमारा I1 और हमारा जो बेस वैल्यू है वो भी क्या है 1। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लेते हैं हमें क्या है मशीन 2 का निकालना V पर यूनिट, वोल्टेज पर यूनिट ऑफ मशीन 2, वोल्टेज पर यूनिट ऑफ मशीन 2। तो ये क्या होता है हमारा पर यूनिट का फॉर्मूला ही होता है क्या एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है V2 रेटिंग है उसका, और हमारा ये बेस वैल्यू क्या एज्यूम किए थे V1, तो हम V1 लिख देते हैं V2 बाय V1। तो क्या आएगा, अब इसका जो भी रेशियो आ जाए 1 से या 2 से जो भी ग्रेटर हो हमारा आएगा। उसी तरीके से I पर यूनिट अगर हम निकालना है करंट पर यूनिट ऑफ सेकेंड मशीन, तो करंट का एक्चुअल वैल्यू हमारा क्या I2 है और हमारा करंट का बेस वैल्यू क्या है I1 है। एक सिंपल सा एग्जांपल था किसका पर यूनिट सिस्टम का। अभी हम देखते हैं इसको डिराइव करते हैं अलग अलग के लिए कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हमें देखा जाए तो एक्चुअल वैल्यू का यूनिट देखा जाए, चलिए इसको मिटाते हैं।
जगह नहीं है। चलिए अब देखते हैं, कहता है कि एक्चुअल वैल्यू का कुछ ना कुछ यूनिट होगा। एक्चुअल वैल्यू हैज सम यूनिट्स। हमारा जो बेस वैल्यू है उसका भी कुछ ना कुछ यूनिट होगा, सेमी यूनिट होगा, हैज सेम यूनिट, क्योंकि हम बेस भी हम उसी में से चुने हैं। लेकिन पर यूनिट वैल्यू का हमारा जो है कोई यूनिट नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये एक रेशियो है। पर यूनिट का कोई भी हमारा यूनिट नहीं होता है। ठीक होता है कि पर यूनिट सिस्टम बेसिकली जो हम कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट सिस्टम का जो कैलकुलेशन है बेसिकली पावर सिस्टम यूज किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसे इलेक्ट्रिकल मशीन का कैलकुलेशन करने के लिए भी हम यूज करते हैं। इस कारण से हमें जरूरत पर लगा कि इसका थोड़ा सा बता दिया जाए। इससे जस्ट बाद जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर शुरू होने वाला है, पर यूनिट सिस्टम होगा। पर यूनिट सिस्टम के जस्ट बाद हम फेजर कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं, और फेजर कॉन्सेप्ट के बाद जो है हम जो पढ़ाने वाले हैं वो क्या है, हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो वहां पर हमें जो है इस पर यूनिट सिस्टम का हमारा क्या है जरूरत पड़ने वाला है। इस कारण से ये जो जस्ट जो डेमो लेक्चर के तौर पर हम पर यूनिट सिस्टम पढ़ा रहे हैं। ठीक ना, तो ध्यान से देखिएगा। कहता है कि पर यूनिट सिस्टम जो बेसिकली पावर सिस्टम के कैलकुलेशन के लिए करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन में हमें भी जरूरत पड़ता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी साइड का कुछ और रेटिंग होता है, सेकेंडरी साइड का कुछ और रेटिंग होता है। उन दोनों को हमें ट्रांसफार्मर में तो क्या था, सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रेफर करना पड़ता है या प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड रेफर करना पड़ता है। इस कारण से क्या कैलकुलेशन थोड़ा सा बिग हो जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है। इस कारण से हम क्या करते हैं, उसको पर यूनिट सिस्टम से सॉल्व करते हैं, आसानी से आंसर आ जाता है, कैलकुलेशन हमारा क्या होता है, आसान होता है। चलो देखा जाए ध्यान से, तो पर यूनिट सिस्टम में आपका दो ही चीज दिया हुआ रहेगा बेस के तौर पर। बेस वैल्यू के तौर पर आपको सिर्फ दो ही चीज मिलेगा, एक एस बेस और एक वी बेस। एक एस बेस और वी बेस। एस बेस हमारा क्या, वीए रेटिंग। एस बेस का मतलब क्या, वीए रेटिंग ऑफ मशीन, और वी बेस का मतलब वोल्टेज रेटिंग। आपके कोई भी मशीन देख लीजिएगा, आपको रेटिंग के तौर पर यही दोनों लिखा होता है। इसको बोलते हैं नेम प्लेट रेटिंग। ये जो है क्या होता है हमारा नेम प्लेट रेटिंग। आप ट्रांसफार्मर देखिएगा तो आपको करंट वगैरह नहीं लिख बताएगा आपको कि करंट कितना फ्लो होगा, इसे ये आपको सिंपल लिखिएगा कि ये 100 kVA का ट्रांसफार्मर है और इसका वोल्टेज रेटिंग जो भी हो 1200 से लेकर के 200 जस्ट पड़ेगी एग्जाम्पल। तो ये हमारा एस बेस, एस मतलब एपरेंट पावर, ये है तो ये किसका यूनिट है, हमारा एपरेंट पावर का। तो ये एपरेंट पावर है हमारा, इसी को हम एस बोलते हैं। तो ये एस बेस और ये हमारा क्या, वी बेस। तो बेस के तौर पर हम सिर्फ इसी दो को हम चूज करेंगे। हाँ, बाकी बचा हमारा क्या, आई बेस, जेड बेस, आर बेस। ठीक ना, ये सब हम डिराइव करते हैं, ये सब जो है क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो कहता है कि हमारा पी बेस, क्यू बेस, ऐसा नाम का कोई चीज नहीं होता है। अगर हमें एक्टिव पर यूनिट पावर निकालना है, रिएक्टिव पर यूनिट पावर निकालना है, तो इस तरह का हमें जो है कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे ये देखिए यहाँ पे गलत लिख दिए थे, ये आर बेस भी पॉसिबल नहीं है। आर बेस हमें घर में कोई बोले आर बेस का वैल्यू निकालो, नॉट पॉसिबल। क्यू बेस का वैल्यू निकालो, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ एस बेस और वी बेस, और इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, आई बेस और जेड बेस। बाकी कैलकुलेशन हमारा सब क्या यहीं से हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं पारी पारी से सबका कैसे हम निकालते हैं।
चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें निकालते हैं क्या, वोल्टेज पर यूनिट। तो क्या होगा वोल्टेज पर यूनिट, तो एक्चुअल वैल्यू V का एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या, V बेस, V का एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय V बेस। उसी तरीके से अगर हमें I बेस अगर हमें निकालना है, करंट का पर यूनिट निकालते हैं, तो करंट का पर यूनिट क्या होता है हमारा, V I एक्चुअल वैल्यू ऑफ I किस में होगा, एम्पियर में, डिवाइडेड बाय किसका, I बेस। और हमने आपको बताया थे कि I बेस नाम का कोई चीज होता नहीं है, सिर्फ दो ही चीज है हमारे पास, S बेस और V बेस। ये दो चीज आपको दिया हुआ रहेगा, नेम प्लेट, इलेक्ट्रिकल मशीन, जो भी मशीन आपका उसका रेटिंग नेम प्लेट में रहेगा, तो ये आप वहां से पिक कर लेंगे, S बेस और V बेस। बचा क्या, Z बेस और I बेस जो है आप क्या करेंगे, डिराइव कर लेंगे। आप जो है इन दोनों को आप इसी दोनों के इक्वेशन से आप क्या करते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। और बाकी जो बचेगा आर पर यूनिट, एक्टिव पावर पर यूनिट, रिएक्टिव पावर पर यूनिट, इम्पीडेंस पर यूनिट, सब जो आपका उसमें से कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा हो गया। अब हमें जरूरत है कि इसकी आई बेस की। आई बेस हम कैसे निकालेंगे, देखिए कहता है कि जो हमारा जो रियल एक्चुअल क्वांटिटी का रिलेशन होता है, वही सेम रिलेशन आप बेस क्वांटिटी के लिए भी हम निकाल सकते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता है S इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई, एपरेंट पावर इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्पियर। यानी कि ये एक्चुअल में हमारा रिलेशन है, तो बेस में भी हम सेम रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। क्या, तो S बेस इक्वल्स टू कितना, V बेस इंटू आई बेस। ठीक है, अगर हमें ध्यान से हमें क्या निकालना, आई बेस निकालना है, तो आप ध्यान से देखिएगा तो आई बेस जो होगा वो क्या होगा हमारा, S बेस डिवाइडेड बाय V बेस, S बेस डिवाइडेड बाय V बेस। तो I हमारा क्या, एम्पियर, ये तो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी है, और I बेस हमारा किस में है, तो ये S बेस इंटू डिवाइडेड बाय V बेस करेंगे। ठीक है, तो वापस से V बेस जो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, I इन एम्पियर डिवाइडेड बाय क्या, S बेस इंटू V बेस। तो ये हमारा हो गया क्या, करंट पर यूनिट का। अगर किसी भी सर्किट का करंट पर यूनिट निकालना है तो I इन एम्पियर डिवाइडेड बाय S बेस इंटू V बेस। तो बेस वैल्यू के तौर पर आपको सिर्फ यही दोनों निकालना है, बाकी बचा क्या, Z बेस, I बेस आप इन दोनों से डिराइव कर सकते हैं। चलिए हम फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दो हो गया। अब हमें अगर निकालना है, मान लीजिए Z पर यूनिट निकालना है, Z मतलब इम्पीडेंस, तो ये क्या होगा, Z इन ओम डिवाइडेड बाय क्या, Z बेस। और अभी हम बताए थे कि Z बेस जो डिराइव्ड है, Z बेस जो है हम क्या, आपको डायरेक्ट तो दिया हुआ नहीं रहता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है हमें जो सिर्फ क्या दिए पता है, S बेस पता है और V बेस पता है। S बेस पता है और क्या है, सिर्फ और सिर्फ V बेस पता है, Z बेस तो पता नहीं। तो Z बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करते हैं, तो Z बेस जो क्या होगा हमारा, V बेस V बेस डिवाइडेड बाय I बेस हम लिख सकते हैं, V बेस डिवाइडेड बाय I बेस हम लिख सकते हैं। Z इम्पीडेंस इक्वल्स टू क्या, वोल्टेज बाय करंट। तो सेम जैसा रिलेशन आपका एक्चुअल में दिखता है, एक्चुअल क्वांटिटी में, तो वही सेम रिलेशन आप बेस के लिए भी लिख सकते हैं, V बेस डिवाइडेड बाय I बेस। और आप ध्यान से देखिएगा तो I बेस का भी हम निकाले हैं, I बेस यही तो था, I बेस क्या, S बेस डिवाइडेड बाय V बेस। तो हम यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे, V बेस डिवाइडेड बाय I बेस को क्या लिखेंगे, S बेस डिवाइडेड बाय V बेस। अब ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, V बेस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय S बेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये Z बेस आया है, Z पर यूनिट नहीं आया। अब हम डालेंगे क्या, Z पर यूनिट। तो Z पर यूनिट क्या होगा, Z इन ओम डिवाइडेड बाय Z बेस का वैल्यू V बेस का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय S बेस।
फिर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, जेड इन ओम इंटू एस बेस डिवाइडेड बाय भी बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, जेड पर यूनिट। ठीक है, तो 3 हमारा आ गया, वोल्टेज पर यूनिट, करंट पर यूनिट और जेड पर यूनिट। तो ये कैलकुलेशन अब देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है सारा। सबसे पहले आई पर यूनिट निकालना, तो आई का जो एक्चुअल वैल्यू है एम्पियर में तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाय आई बेस। तो आई का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, और आई बेस को क्या लिख सकते हैं, एस बेस बटा वी बेस। वी बेस ऊपर चला गया मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, तो क्या फाइनली आया हमारा आई पर यूनिट इक्वल्स टू आई इन एम्पियर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी बेस और एस बेस। नेक्स्ट अगर देखा जाए ध्यान से, हमारा आर पर यूनिट क्या होगा। और मान लीजिए कोई रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो इम्पीडेंस है, आर पर यूनिट क्या होगा, तो आर पर यूनिट होता है क्या, आर इन ओम डिवाइडेड बाय जेड बेस। आर पर यूनिट जो है वो क्या होता है हमारा, R1, आर पर यूनिट आर इन ओम डिवाइडेड बाय जेड बेस। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आर इन ओम डिवाइडेड बाय, फिर से जेड बेस का वैल्यू देख लीजिए क्या है हमारा, वी बेस का स्क्वायर, और ऊपर में चल जाएगा क्या, एस बेस। ठीक है, उसी तरह से अगर क्यू पर यूनिट निकालना है, क्यू मतलब रिएक्टेंस, रिएक्टेंस पर यूनिट निकालना है। ठीक है, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, क्यू इन ओम डिवाइडेड बाय क्या, जेड बेस। तो हमारा क्या होगा, क्यू इन ओम इनटू एस बेस डिवाइडेड बाय वी बेस। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, क्यू पर यूनिट, आर पर यूनिट हम निकाल लिए। अब बोलेगा कि पी पर यूनिट क्या होगा, मतलब एक्टिव पावर पर यूनिट क्या होगा। तो हम देखते हैं एक्टिव पावर पर यूनिट। चलिए देखते हैं एक्टिव पावर पी पर यूनिट। चलिए पूरा लिख देते हैं, एक्टिव पावर पर यूनिट। तो क्या एक्टिव पावर को पी से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय एस बेस। उसी तरीके से हमें रिएक्टिव पावर पर यूनिट निकालना है, तो लिखेंगे क्या, क्यू डिवाइडेड बाय एस बेस। और पर यूनिट का तो कोई यूनिट होता नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे नहीं। ठीक ना, तो एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से देख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल है, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं इसे। द पर यूनिट वैल्यू ऑफ अ 4 ओम रेसिस्टर एट 100 MVA बेस एंड 10 kV बेस वोल्टेज इज। फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन आप ध्यान से लिख सकते हैं। द पर यूनिट वैल्यू, द पर यूनिट वैल्यू ऑफ अ 4 ohm resistor at 100 MVA base, 100 MVA base and 10 kV base voltage, 10 kV base voltage। हमें क्या करना है, इस 4 ohm रेसिस्टर का पर यूनिट वैल्यू हमें निकालना है। और आपको बोल भी दिया है कि ये हमारा बेस है और एक ये बेस है, तो MVA रेटिंग यानी कि ये हमारा एस बेस दे दिया है। MVA एस अपरेंट पावर का दिया होता है। तो हमारा सॉल्यूशन का ध्यान से देखिएगा, तो ये एस बेस जो है हमारा क्या दे दिया है, 100 MVA, और V बेस हमारा दे दिया है क्या, 10 kV। आप यूनिट का केयर करेंगे, यहाँ पर किलो वोल्ट है, वहां पर मेगा वोल्ट है। ठीक है, और R जो है किसमें दे दिया है, 4 ओम, और हमें क्या निकालना है, R पर यूनिट। ठीक है, चलिए R पर यूनिट का फॉर्मूला का ध्यान से देखिए, तो R पर यूनिट क्या होता है हमारा, तो R इन ओम डिवाइडेड बाय क्या, जेड बेस। R इन ओम हमें पता है, जेड बेस हमें निकालना है।
तो जेड बेस है, देखिएगा ध्यान से, तो जेड बेस जो है वो क्या होगा हमारा वी बेस डिवाइडेड बाय आई बेस, वी बेस डिवाइडेड बाय आई बेस। और वी बेस तो पता है, आई बेस डिराइव करते हैं, आई बेस कैसे आता है हमारा एस बेस बटा वी बेस, हमें पता है ना एस बेस जो है क्या होता है हमारा एस बेस इक्वल्स टू क्या आता है वी बेस इंटू आई बेस। तो यहीं से अगर हम आई बेस हम निकालें तो क्या आएगा एस बेस डिवाइडेड बाय वी बेस। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा वी बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस। ठीक है, तो आप इसे पुट कर दीजिए कि आपको डायरेक्ट फार्मूला भी बताए थे, आपको फार्मूला याद नहीं रखना है तो आप थोड़ा सा समय के लिए आप कैलकुलेट करके भी आ सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया आर इन ओम डिवाइडेड बाय जेड बेस का वैल्यू वी बेस का स्क्वायर इनटू एस बेस। चलिए आर कितना दे दिया 4 ओम, एस बेस ये 100 MVA, तो 100 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय वी बेस का स्क्वायर, गलती लिख दिया वी बेस का स्क्वायर, यहाँ से ये कुछ गलती हो क्या, सही तो है, वी बेस एस बेस हमारा क्या 100 MVA सही लिखे थे, 100 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय वी बेस का स्क्वायर, वी बेस 10 kV, 10 kV का मतलब कितना 10 टू द पावर 3, इसका क्या होगा स्क्वायर, तो 4 गुना 100 गुना 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय कितना 10 का स्क्वायर 100 और इसका कहिएगा 10 टू द पावर 6, 3 का स्क्वायर 6, 3 गुना कट गया 100 से 100 कट गया, बचा कितना, यानी कि इसका जो पर यूनिट जो आया कितना आया 4, बहुत आसान सा आ गया 4 पर यूनिट। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा इन अ थ्री फेज 5 kV 5 MVA सिस्टम व्हाट इज द बेस इम्पीडेंस। इसमें जो आपको बेस इम्पीडेंस पूछा गया है, चलिए इसको रब करते हैं, तब तक आप ट्राई कर सकते हैं इससे। चलिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन इन अ 3 फेज सिस्टम, 3 फेज 5 kV और 5 MVA सिस्टम व्हाट इज बेस इम्पीडेंस, व्हाट इज बेस इम्पीडेंस, इसका बेस इम्पीडेंस क्या होगा वो हमें निकालना है, बहुत आसान। तो देख सकते हैं एस बेस हमारा दे दिया है ये 5 MVA का, और हमारा जो है क्या वी बेस दे दिया है 5 kV। हमें निकालना क्या है जेड बेस, बेस इम्पीडेंस दैट इज जेड बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो जेड बेस क्या होता है हमारा वी बेस डिवाइडेड बाय आई बेस, वी बेस डिवाइडेड बाय आई बेस। आपको फॉर्मूला याद ना रखना पड़े, बस इसको बार बार कैलकुलेट करते रहिएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जेड बेस क्या होता है वी बेस बटा आई बेस, वी बेस तो पता है, आई बेस डिराइव करना पड़ेगा। आई बेस के लिए क्या करेंगे एस बेस डिवाइडेड बाय वी बेस, एस बेस डिवाइडेड बाय वी बेस, तो क्या होगा हमारा वी बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, जेड बेस इक्वल्स टू वी बेस डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस। एक हम आपको कहेंगे कि आप इसको याद ना करें, थोड़ा सा समय लगेगा, आप इसको याद कर लें कि कैसे ये डिराइव होता है, ये ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर बाई चांस फ्यूचर में फॉर्मूला भूल भी गए कोई बात नहीं, आपको प्रोसेस पता रहेगा, आप उसको याद कर सकते हैं, बना सकते हैं झट से, ठीक ना। चलिए कैलकुलेट करते हैं जेड बेस का वैल्यू। तो वी बेस का स्क्वायर, ये वी बेस 5 के भी दे दिया है, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस। एस बेस हमारा क्या है 5 MVA, 5 इंटू 10 टू द पावर
6। तो यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ से कट करके कितना आ गया 5। ये आ गया क्या जेड बेस का वैल्यू। अब बताइए जेड बेस है क्या इसका यूनिट होगा या नहीं होगा। ये जेड बेस दिया हुआ है इसका यूनिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होगा। क्यों होगा क्योंकि ये बेस वैल्यू है पर यूनिट वैल्यू नहीं है यानी कि इसका यूनिट रहेगा 5 ओम जेड बेस का। ठीक है तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हम आगे की बात करेंगे कि 3 फेज में हमारा पर यूनिट सिस्टम में कैसा होता है लाइन का वोल्टेज के साथ रिलेशनशिप। फिर हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे कि एस एक बेस वैल्यू एज्यूम करने के बाद हम नया कोई बेस वैल्यू एज्यूम करते हैं तब उस पर क्या आता है हमारा। तो बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।